सबसे पहले वेदों में प्राप्त होते हैं, जिसमें वैसे तो ज्योतिष के अष्टादश प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात 18 प्रवर्तक हैं ज्योतिष के, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की। लेकिन ईसा पूर्व लगभग 1300 ईस्वी पूर्व लग्ध मुनि ने 2 ग्रंथों की रचना की, ऋग ज्योतिष और यजु ज्योतिष। उसके पश्चात जो है यह परिपाटी आगे चलती गई और आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने शून्य की खोज की और आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ की रचना की। उसके पश्चात पाराशर मुनि हुए, जिन्होंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र की रचना की। और ब्राह्मीहिर जैसे विद्वान आए, जिन्होंने बृहद संहिता ग्रंथ की रचना की। और इसी परिपाटी में ये चीज आगे चलती गई और ज्योतिष जो है आगे से आगे बढ़ता गया। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष काल विज्ञापक शास्त्र है, जो गणना के माध्यम से व्यक्ति के साथ होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं की जानकारी देता है। ज्योतिष में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीजें, जैसे कि प्लैनेट्स हुए, साइंस हुए और हाउसेस। ये 3 चीजों जो है ज्योतिष के स्तंभ माने जाते हैं, अर्थात ये ज्योतिष के 3 पिलर हैं, जिन पे सारी के सारी ज्योतिष टिकी हुई है। जैसे कि आप मानिए कि जैसे 1 से लेकर 9 तक सारी मैथमेटिक्स जो है घूमती है, उसी प्रकार वैसे ही ज्योतिष जो है ग्रह राशि और भावों के इर्द गिर्द घूमती है और इन्हीं पर टिकी है। सारे भविष्य फल का मूल आधार इनका आपस में संयोग है, आपस में जो है इनका आपस में संबंध है। और बात करते हैं ग्रहों की, तो सौर मंडल के माध्यम से बताते हैं। देखिए, यह सौर मंडल, इसमें क्या है कि सौर मंडल का अर्थ है सूर्य का मंडल, अर्थात सूर्य का परिवार, जिसका मुखिया जो है सूर्य है और बाकी ग्रह जो है इस परिवार के सदस्य हैं। इस सूर्य जो है यहाँ पे स्थिर है और बाकी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ग्रह जो है सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ग्रह आकाश मंडल में स्थित वे खगोलीय पिंड है जो गतिमान अवस्था में रहते हैं। ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रह सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से निश्चित दूरी पर बंधे हुए हैं। वे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और इसमें सभी ग्रहों की एक निश्चित गति है। इनकी जो है गति जो है निश्चित है और एंटी क्लॉकवाइज जो है सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि सूर्य जो है यहाँ पे स्थिर है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो आता है बुध। बुध ग्रह के बाद है शुक्र की कक्षा। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो एक राशि का भोग सूर्य 30 दिन में पूरा करता है, 1 महीना लगाता है एक राशि का भोग करने में। और वहीं बुध जो है 24 दिन में एक राशि को पूरा करता है और शुक्र लगभग 28 दिन में। तो लगभग ये जो बुध और शुक्र हैं ये बकरी हो जाते हैं, कभी कभी ये 20 दिन 22 दिन में भी एक राशि को पूरा कर लेते हैं और कभी कभी 40 से 45 दिन में भी एक राशि को पूरा करते हैं। तो लगभग इस सूर्य के जो है एक राशि आगे एक राशि पीछे ही हमेशा दिखाई देते हैं। और इनके पश्चात कक्षा आ जाती है पृथ्वी की, जो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। और पृथ्वी के पश्चात यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मंगल की कक्षा है। और मंगल जो है एक राशि में 45 दिन तक रहता है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में मंगल को 1.5 साल लग जाता है। और मंगल के पश्चात कक्षा बृहस्पति की है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति के बहुत बड़े 4 उपग्रह भी हैं, जैसे आयो, यूरोपा, ग्रैनिमिड, कैलिस्टो। जो इसका जो ग्रैनिमिड जो उपग्रह है
वो लगभग हमारे बुध ग्रह से भी बड़ा है। तो बृहस्पति जो है विशाल है, इसीलिए इनको गुरु की संज्ञा दी गई। और आखिर में जो कक्षा है वो शनि की है। शनि जो है सौर मंडल का बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ये जो सूर्य के जो है शनि 2.5 साल में एक राशि को पूरा करता है, और सूर्य का चक्कर लगाने में शनि को 30 साल लग जाते हैं। और इसके पश्चात जो आता है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। इनकी गणना ज्योतिष में लगभग ना के बराबर ही की जाती है। और वैसे तो, और दूसरी बात इसके लिए एक और रीजन भी है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनका जो समय अवधि है वो ह्यूमन लाइफ से अधिक है। मतलब ये मान के चलिए आप, इनका जो है 120 साल से लगभग 300 साल के बीच जो है इनका पीरियड रहता है। मतलब सूर्य का जो है एक चक्कर लगाने में ये 120 साल से 300 साल तक का समय लेते हैं। तो इस समय के दौरान जो है, जैसे इसके लिए आप विचार कर सकते हो, जैसे कि किसी कंट्री के बारे में वो करना हो, या मार्केट के बारे में, या जैसे भूकंप कब आएगा या सूखा कब पड़ेगा, इस तरह की चीज़ों के लिए इनका उपयोग होता है। और इसके पश्चात देखिए, जैसे कि पृथ्वी है, इसमें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अंदर की तरफ जैसे कि शुक्र है और बुध है, तो ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और जैसे जो पृथ्वी के बाहर की तरफ है, जैसे कि मंगल है, बृहस्पति है और सैटर्न है, तो ये जो है बाह्य ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें राहु और केतु की, क्योंकि हमारे ज्योतिष में 7 ही ग्रह माने जाते हैं और राहु केतु को माना जाता है, तो इसलिए राहु केतु भी इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है क्या है, ये है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है, और ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज भी चक्कर लगा रही है। चंद्रमा भी जो है पृथ्वी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी यहाँ पे है, चंद्रमा जो है जैसे ही पृथ्वी के एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। और राहु और केतु ये 2 संपात बिंदु हैं, अर्थात ये 2 नोड हैं। तो जैसे ही क्या है कि ये राहु और केतु इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। उस भाग को काटने वाला जो चंद्रमा है वो है मन का कारक, और हमारे वास्तविक रूप से हमारे मन को प्रभावित करने वाले ग्रह ये राहु और केतु हैं। क्योंकि चंद्रमा जब भी इनके जैसे ही ऊपर की तरफ जब चंद्रमा जाता है तो वो राहु है, और जब नीचे की तरफ आता है तो वह केतु है। तो जब भी यह राहु और केतु के साथ हो जाते हैं तो इनका जो है तो ग्रहण की स्थिति बनती है और चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। देखिए जैसे कि सूर्य है और पृथ्वी है और चंद्रमा है, जब ये एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और राहु या केतु, इन दोनों में से एक, तो क्या होता है कि ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ये ग्रहण के लिए भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं जो राहु केतु है, और चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और हमारी मानसिक स्थिति पर इनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से इनका हो रहा है। तो अब बात करते हैं राशियों की।
जी देखिए, ये है क्रांति वृत्त। ये क्रांति वृत्त है, और क्रांति वृत्त इसको इसको क्रांति वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये है, ये है ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड है, इसको सेलेस्टल स्फीयर भी कहते हैं, अर्थात एक खगोलीय वृत्त है, इसको हम ब्रह्मांड मानते हैं। और जैसे क और ख रेखा है, इसको जो ए और बी, इसको ये बीच से काटती है, इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। जैसे कि विषुवत रेखा है, ये ब्रह्मांड को दो भागों में काटती है, अर्थात ब्रह्मांड के दो भागों में ब्रह्मांड को काट रही है। और इसके जो ऊपर 9 इंच ऊपर, लगभग इस भर चक्कर के लगभग 9 इंच ऊपर जो है, ये पट्टी सी बनी हुई है, इसको जोडियक भर चक्र कहते हैं। 9 इंच नहीं, 9 डिग्री है। 9 डिग्री ऊपर है और 9 डिग्री जो है नीचे की तरफ जो है, ये भर चक्र है। और भर चक्र में आप ये मान के चलिए, इस भर चक्र में जो है सबसे निचली पट्टी में नवग्रहों की कक्षा है, और उसके ऊपर जो है नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, और उनको नक्षत्र का रूप दे दिया गया है। जैसे कि जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन नक्षत्रों को, इन तारों को नक्षत्र का रूप दे दिया, जिनकी संख्या 27 है। और ये जो नक्षत्र हैं, इनको क्या किया कि 12 बराबर भागों में काट दिया। इस भर चक्र के 12 भाग हमने बराबर काट दिए, तो ये राशियां बन जाती हैं। और प्रत्येक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो जो ये 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं, तो जैसे कि ये जो भर चक्र है, ये 360 डिग्री का है, और 12 भागों में से डिवाइड करने पर लगभग 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री एक भाग के लिए आती है। माना एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, और एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अर्थात 9 चरणों की एक राशि होती है। देखिए, ऐसा है कि इसके जो 12 भाग की 12 राशियां मान लीजिए, और एक राशि का मान, इसके पूरे भर चक्र का 12 राशियों का मान जो है 360 डिग्री बनता है। और जो एक राशि है उसमें जो है 30 अंश होते हैं, 30 डिग्री होती है। और एक नक्षत्र का मान है 13 डिग्री 20 कला। नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो उसके एक चरण का मान जो है 3 डिग्री 20 कला हो जाता है। तो जैसे कि मानिए आपकी जो मेष राशि है, माना इसमें मेष राशि है, उसमें अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण, और जो कृतिका नक्षत्र है उसका एक चरण जो है मेष राशि में आता है। तो जो 27 नक्षत्र हैं उनको 12 राशियों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, और इस तरह से ये भर चक्र का निर्माण किया गया है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं भावों की। देखिए, एक कुंडली के 12 भाग हैं। देखिए यहाँ पे भी ये जो देखो, जैसे कि एक काल्पनिक कुंडली है, उन प्राचीन ऋषियों मुनियों ने देखो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई की है। जैसे कि वहां पे सूर्य के चारों तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज सभी ग्रह चक्कर लगाते थे, और उसके ऊपर जो है राशियों का निर्माण किया भर चक्र में। तो वही चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे राशि भाव जो है स्थिर है, राशियां जो है अस्थिर है, और ग्रह भी अस्थिर हैं। तो इसीलिए जो राशियां हैं वो भी उसी क्रम में है, वैसे ही यहाँ पे वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, और जो ग्रह हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यही स्थिति यहाँ पे भी बन जाती है। और जो 12 भाव हैं, 12 भाव जो है वो स्थिर है, इनकी स्थिर संज्ञा है। जैसे कि ये प्रथम भाव है, इसको लगन की संज्ञा दी गई है, और द्वितीय भाव है, और द्वितीय भाव जैसे धन भाव है, इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं। और जैसे ये तृतीय भाव है, तीसरा भाव
थर्ड हाउस, इससे पराक्रम का विचार किया जाता है और इसको सहोदर भाव भी कहते हैं। और कुंडली का ये है चतुर्थ भाव। तो जो चौथा भाव है चतुर्थ भाव से, इसको मातृभाव भी कहते हैं, इससे माता का विचार किया जाता है। और ये है कुंडली का पंचम भाव, तो इससे संतान का विचार किया जाता है। और कुंडली का जो षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव से शत्रुओं का, रोग, रिपु, ऋण आदि का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। लड़के की कुंडली में लड़की का विचार और लड़की की कुंडली में लड़के का विचार इसी भाव से किया जाता है। और ये है कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, इससे आयु का विचार किया जाता है। और ये है कुंडली का नवम भाव। तो नवम भाव से जो है भाग्य देखा जाता है। और दसम भाव, इसको धर्म भाव भी कहते हैं। और दसम भाव से आय का विचार किया जाता है, कर्म का विचार किया जाता है। तो ये दसम भाव है। दसम भाव के पश्चात एकादश भाव आ जाता है, 11वां भाव आ जाता है। जो 11वां भाव है, 11वें भाव से आय का विचार किया जाता है, बड़े भाई का विचार किया जाता है। और कुंडली के 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है। और यहाँ से आय का कि आय कितनी होगी, और यहाँ से व्यय का कि व्यय कितना होगा। तो इसी क्रम में इन 12 भावों की गणना की जाती है, 12 भावों का विचार किया जाता है। और ये है, देखिए जैसे कि कुंडली के प्रकार हैं। हमारा जो है, जैसे कि उत्तरी भारत में जो है, नॉर्थ इंडियन में जो है, हम जो है इसी कुंडली के माध्यम से विचार करते हैं। जैसे कि लगन भाव है, लगन भाव से जो है इसी माध्यम से हम विचार करते हैं। हमारे जो परिपाटी है, जैसे कि उत्तरी भारत की, नॉर्थ इंडियन की, तो इसमें क्या है कि ये जो है लगन भाव है। इसमें हमारे भाव जो होते हैं वो स्थिर हैं, राशियां जो है वो स्थिर हैं और ग्रह भी स्थिर हैं। तो ये जो है ग्रह और राशियां एंटी क्लॉक वाइज जो है घूमती रहती हैं, परंतु भाव जो है स्थिर रहते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत की। देखिए दक्षिणी भारत की जो परिपाटी है, साउथ इंडियन परिपाटी में क्या है कि इनका जो है, ये जो राशियां हैं, इनकी राशियां जो है वो स्थिर हैं और भाव जो है वो स्थिर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे सिंह लगन है, तो इसी क्रम में जो है इनकी ये भी कुंडली की गणना करते हैं। और इसके पश्चात हमारे जैसे बंगाली स्टाइल में है, तो बंगाली स्टाइल का जो है, इसमें राशियां जो है वो फिक्स होती हैं, लेकिन भाव फिक्स नहीं होते। भाव जो है आगे पीछे होते हैं। और लेफ्ट साइड से, जैसे कि इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज जो है गणना की जाती है बंगाली स्टाइल। और ये है उड़िया स्टाइल। तो ये जो उड़िया स्टाइल है, इसमें क्या है कि उड़िया स्टाइल में इनका भी क्या रहता है कि भाव फिक्स रहते हैं और जो राशियां हैं वो फिक्स नहीं होती। तो और इनका क्रम भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसी क्रम में आ जाती है पाश्चात्य शैली। जैसे कि इनकी जो पाश्चात्य पद्धति है, इसमें भी भाव फिक्स होते हैं और राशियां फिक्स नहीं होती। जैसे कि यहाँ इसको लग्न मानते हैं और इसी परिपाटी में ये भी चलते हैं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है, जैसे कि ये परिपाटियाँ जो हमने बताई, इसमें स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सबकी रीडिंग जो है लगभग एक समान ही है। तो केवल यह जानकारी के लिए है, लेकिन हम जो स्टाइल यूज़ करेंगे वो नॉर्थ इंडियन ही है होगा। तो इसी क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे विचार करते हैं। जैसे कि
पहले भावों का, देखिए भावों की संख्या जो है वो 12 है, भाव 12 है, और इनका जो है जैसे कि प्रथम भाव है, प्रथम भाव से स्वयं का विचार किया जाता है। इससे व्यक्ति के जैसे देह का, काया का, शरीर संरचना का, व्यक्तित्व का, चेहरे का, स्वभाव का, चरित्र का और बुद्धि का, आयु का, सौभाग्य का, सम्मान का, प्रतिष्ठा और समृद्धि का। देखिए प्रथम भाव है, प्रथम भाव से व्यक्ति के स्वयं का विचार किया जाता है, और इन 12 भावों का भोग करेगा वो भी ये प्रथम भाव ही करेगा। तो इसीलिए प्रथम भाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम भाव का मजबूत होना बहुत ही अहमियत रखता है। प्रथम भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, उसकी शारीरिक संरचना का, उसके रंग रूप का, उसकी बुद्धि का, उसकी प्रतिष्ठा का, उसका मान सम्मान किस तरह का रहेगा, इन चीज़ों का विशेष रूप से विचार किया जाता है। और ये है कुंडली का दूसरा भाव, इसको धन भाव कहते हैं, और इससे धन की स्थिति का विचार रहेगा कि आपके पास कितना धन रहेगा, कितना धन आएगा। और इसको कुटुंब भाव भी बोलते हैं, कुटुंब का विचार किया जाता है, परिवार का, कि परिवार कैसा रहेगा, परिवार में किस तरह की उपलब्धियां रहेंगी। और जैसे कि इस भाव से वाणी का विचार किया जाता है और खान पान का विचार किया जाता है। बहुत सी चीज़ों के लिए दूसरे भाव को देखा जाता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा का विचार भी इससे किया जाता है। और बात करते हैं जैसे कि तृतीय भाव है, तृतीय भाव से पराक्रम का विचार किया जाता है, इसको सहोदर भाव भी कहते हैं। जैसे छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, और संबंधियों का विचार किया जाता है, रिश्तेदार का विचार किया जाता है, साहस का विचार किया जाता है, बहादुरी का विचार किया जाता है, कान का विचार किया जाता है। तो इससे लेखन आदि का विचार किया जाता है इससे। तो ये जो तृतीय भाव है ये पराक्रम स्थान है, इसमें व्यक्ति के पराक्रम का विचार किया जाता है। और इसमें मंगल जो है, इसका कारक ग्रह मंगल माना जाता है, और मंगल इस भाव में अधिक बली होता है। पराक्रम स्थान में जो है छोटे, इससे छोटे भाइयों का विचार भी किया जाता है, छोटे भाई या बहन का विचार किया जाता है। और लेखन कार्य में का विचार भी इस भाव से किया जाता है। और बात करते हैं चतुर्थ भाव, ये मातृभाव है, इससे माता का विचार किया जाता है, हमारे सुखों को भी इस भाव से देखा जाता है। और लग्जरियस लाइफ का विचार, लग्जरियस लाइफ इस भाव से देखी जाती है। और जैसे कि प्रॉपर्टी, वाहन आदि का विचार इससे किया जाता है, नौकर चाकर का विचार किया जाता है इससे। और जनता का कितना सपोर्ट रहेगा उस चीज़ का विचार भी इस भाव से किया जाता है। और इस स्वदेश स्थान भी माना जाता है। और इसके पश्चात पंचम भाव आता है। तो पंचम भाव जो पांचवा भाव है कुंडली का, उससे मूल रूप से संतान का विचार किया जाता है। संतान कैसी होगी और संतान का सुख कितना होगा, या शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा कितनी अच्छी होगी, कितनी उसमें कमी होगी, इस तरह का विचार इससे किया जाता है। और यह हमारी भावनाओं का घर है, इससे अफेयर आदि का विचार भी इस भाव से देखते हैं, जो पंचम भाव है। और ये है कुंडली का षष्ठ भाव। षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार किया जाता है, इससे रोगों का विचार किया जाता है, रोग किस तरह के होंगे या नहीं होंगे, तो इस तरह का विचार किया जाता है। या ऋण होगा नहीं होगा, या शत्रु पक्ष का कंपटीशन का विचार इस भाव से किया जाता है।
कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस भाव से देखते हैं। और इस भाव का जो कारक ग्रह है वो शनि माना जाता है। और इसके पश्चात आता है कलत्र भाव, जो 7वां भाव है। 7वें भाव से हम देखते हैं स्त्री की कुंडली में लड़के का विचार किया जाता है, और जो लड़के की कुंडली है उसमें लड़की का, अर्थात पति पत्नी का भाव है। पति की कुंडली में पत्नी का विचार किया जाता है और पत्नी की कुंडली में पति का, कि आपस में उनका सहयोग कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, या वाद विवाद रहेगा, या किस तरह की स्थिति रहेगी, वो इसी भाव से देखी जाती है। जब भी यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा होता है या खराब स्थिति बनती है तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम की स्थिति बन जाती है। और इस भाव से जो है पार्टनरशिप का विचार भी किया जाता है। बिजनेस आदि के बारे में भी इस भाव से देखते हैं, और विदेश यात्रा को भी इस भाव से देखा जाता है। और ये है कुंडली का 8वां भाव, इसको आयु स्थान बोलते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु का विचार भी किया जाता है, या दुर्घटना का विचार किया जाता है, एक्सीडेंट का, या चोट लगना, या घाटा हानि वगैरह होना, उन चीज़ों का विचार इससे किया जाता है। और ये रिसर्च का भाव भी है, इससे रिसर्च का विचार भी किया जाता है। रिसर्च के बारे में भी इस भाव से देखा जाता है। और कुंडली का यह है 9वां भाव, इसको धर्म भाव कहते हैं। भाग्य स्थान है कि व्यक्ति जातक का कैसा भाग्य रहेगा, किस तरह की भाग्य की स्थिति रहेगी, और उसका धर्म कैसा रहेगा, उसकी धर्म में रुचि रहेगी नहीं रहेगी। इस भाव से इन चीज़ों का विचार किया जाता है। और हायर एजुकेशन का विचार भी इस भाव से 9वां भाव से किया जाता है। और बात करते हैं 10वां भाव की। तो ये जो कुंडली का 10वां भाव है ये कर्म स्थान है। व्यक्ति का कर्म कैसा रहेगा, उसकी जॉब कैसी रहेगी, उसको कितनी सफलता मिलेगी, कितनी असफलता मिलेगी, इस बारे में से इस भाव से विचार किया जाता है। और इस भाव से जैसे कि इस भाव का कार्य सूर्य भी इस भाव में दिग्बली माने जाते हैं। और इस भाव से जैसे राजनीति पक्ष का विचार भी किया जाता है, राजनीति के लिए इस भाव को देखा जाता है। और कुंडली का आय भाव 11वां भाव, कुंडली का जो 11वां भाव है वो व्यक्ति की आय को प्रेजेंट करता है कि व्यक्ति की आय कैसी रहेगी, व्यक्ति कितनी आय होगी और किस तरह की आय होगी, आय के साधन कितने होंगे और किस तरह से उसके स्कोप बनेंगे। तो इन चीज़ों के लिए आय भाव को देखा जाता है। और इस भाव से बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है इस भाव से। अब बात करते हैं कुंडली के 12 भाव की, अर्थात 12वें घर की। तो ये जो 12वां भाव है, 12वां घर है कुंडली का, इससे व्यक्ति के व्यय का विचार किया जाता है, इससे सही या सुख का विचार भी किया जाता है। और जैसे कारावास आदि का विचार किया जाता है या हानि का विचार किया जाता है, कितनी इससे आय का विचार, उससे व्यय का विचार, आय कितनी होगी और व्यय कितना होगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक भाव माने जाते हैं। तो इस तरह से इन 12 भावों की संज्ञा है और इन 12 भावों का विचार किया जाता है। तो ये जो 12 कुंडली के 12 भाव हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में जानकारी और इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब बात है जैसे कि भाव के कारक ग्रह, भाव के, और ये जो 12 भाव हैं इनके कारक ग्रह भी माने जाते हैं। जैसे कि जो हमने जैसे कुंडली का जो प्रथम भाव है, जैसे कि देखिए
जैसे कि कुंडली का प्रथम भाव है, जो कुंडली का प्रथम भाव है, इसका जो कारक ग्रह जो माना जाता है वो सूर्य माना जाता है, क्योंकि सूर्य लगन में बलवान होता है और आत्मा कारक ग्रह है, तो इसीलिए लगन में का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है। और यह कुंडली का दूसरा भाव, तो दूसरे भाव का जो कारक ग्रह बनता है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है दूसरे भाव का कारक ग्रह माना जाता है। और कुंडली का तीसरा भाव, जो कुंडली का तीसरा भाव है, इसका कारक ग्रह मंगल को माना जाता है। और ये पराक्रम का स्थान है, तो पराक्रम के स्थान में मंगल और अधिक प्रबल हो जाते, इसीलिए इस भाव का कारक ग्रह मंगल को माना गया, जो स्थिर कारक है। ये वाणी का भाव है, व्यक्ति के परिवार का भाव है, इसीलिए गुरु को इस भाव का कारक ग्रह माना गया। और ये है कुंडली का चतुर्थ भाव, चौथा भाव, ये फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस से मातृ स्थान भी है, ये माता का भाव है, इससे सुखों का विचार किया जाता है, इसीलिए इसको माता का भाव भी माना गया। और इसका कारक ग्रह जो है शुक्र और चंद्रमा को माना गया। चंद्रमा जो है मातृ कारक है और शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक है, तो इसीलिए इस भाव के जो स्थिर कारक हैं वो चंद्रमा और शुक्र हैं। बात आती है पंचम भाव की। ये जो कुंडली का पंचम भाव है, पंचम भाव का जो कारक ग्रह है उसको बृहस्पति को पंचम भाव का कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति इस भाव का कारक ग्रह है, और क्योंकि बृहस्पति जो है विद्या का कारक है और इस भाव से व्यक्ति की एजुकेशन का विचार किया जाता है, उसकी बुद्धि का विचार किया जाता है और संतान का विचार किया। संतान का मूल कारक भी बृहस्पति है, तो ये पंचम भाव का जो मूल यहाँ पे जो कारक ग्रह बनाया गया वो बृहस्पति को बनाया गया, तो पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। और बात करें षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव का कारक ग्रह शनि है। इस भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है। शनि जो है वृद्धावस्था का कारक है और शनि से रोगों का विचार किया जाता है, शत्रु का विचार किया जाता है और ऋण का विचार किया जाता है, ऋण कर्जे का। तो इस तरह से इस भाव का कारकत्व शनि और मंगल को दिया गया। अब बात आती है सप्तम भाव की। तो ये जो कुंडली का सप्तम भाव है, इसका कारक ग्रह जो है वो शुक्र को माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुखों का कारक है और इसमें पति की कुंडली में और विवाह का संबंध जो है वो शुक्र से, तो इसीलिए इस भाव का कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, सप्तम भाव का। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है, ये मृत्यु स्थान है और शनि वृद्धावस्था का कारक है, मृत्यु स्थान है और इससे दुर्घटना आदि का विचार किया जाता है। तो इस भाव का जो कारकत्व है वो शनि को दिया गया। वैसे तो इस भाव में जब भी शनि होता है तो आयु की वृद्धि करने वाला ही माना जाता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो ये भाग्य स्थान है, इससे जातक के भाग्य का विचार किया जाता है। नवम भाव से व्यक्ति के भाग्य का विचार किया जाता है, उसके धर्म कर्म का विचार किया जाता है। तो इसीलिए इसका कारकत्व जो है वो बृहस्पति को दिया गया। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, पुरोहित हैं, तो इसीलिए जो है नवम भाव का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति को माना गया। अब बात आती है कुंडली के दशम भाव की। कुंडली का जो दशम भाव है, कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान माना जाता है। कर्म स्थान के लिए इसीलिए इस भाव के कारक ग्रह भी ज्यादा हो गए। इस भाव का कारकत्व जो है शनि जो है नौकरी का कारक है, इसका कारक ग्रह शनि है, इसका कारक ग्रह बुध भी है, इसका कारक ग्रह मंगल को भी माना जाता है, इसका कारक ग्रह बृहस्पति को भी माना जाता है। तो इसके चार चार कारक ग्रह माने जाते हैं दशम भाव के। अब आती है कुंडली के एकादश भाव की।
यह है कुंडली का एकादश भाव। इससे आय का विचार होता है और धन का मूल कारक जो है वो बृहस्पति है। तो इस भाव का कारक ग्रह भी बृहस्पति को ही माना गया। कुंडली में इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति को माना गया। देखिए कुंडली में जो है बृहस्पति द्वितीय भाव का कारक है, पंचम भाव का कारक है, नवम भाव का कारक है, दसम का कारक है, एकादश का कारक है। पांच पांच भावों का कारकत्व बृहस्पति के पास है। इसीलिए कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बृहस्पति जो है सबसे शुभ ग्रह भी माने जाते हैं। और अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। तो ये जो कुंडली का द्वादश भाव है इसका कारक ग्रह जो है वो शनि माना जाता है। ये व्यय स्थान है और इसीलिए इसका कारक ग्रह शनि को माना गया। तो ये थे कुंडली के 12 भाव जिनके कारकत्व इस तरह से है। और इन भावों की जो है संज्ञा भी है। जैसे कि ये जो प्रथम भाव है, इस प्रथम पहला भाव जो है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये जो 4 हाउसेज हैं इनका जो है इनकी केंद्र संज्ञा है। ये केंद्र स्थान है ये 4, और ये केंद्र स्थान जो है वो शुभ माने जाते हैं। और दूसरे उसमें आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण में लग्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसको केंद्र में भी माना जाता है और त्रिकोण में भी माना जाता है, और केंद्र और त्रिकोण दोनों ही शुभ माने जाते हैं। तो त्रिकोण में लग्न प्रथम भाव, पंचम भाव और ये नवम भाव, ये त्रिकोण स्थान है। ये कुंडली के त्रिकोण स्थान माने जाते हैं दोनों। और इसके बाद कुंडली के जो है पणफर भाव भी हैं। जो पणफर भाव है दूसरा, पांचवा, 8वां और 11वां जो भाव है इनको पणफर भाव कहते हैं। इनकी जो है पणफर भाव की संज्ञा है। और इसके बाद आता है आपोक्लिम। जो ये आपोक्लिम है ये तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये जो हैं ये 4 भाव जो हैं इनकी आपोक्लिम संज्ञा है। इनको आपोक्लिम कहा जाता है। और कुंडली में जैसे कि त्रिक संज्ञा होती है, जैसे कि छठा भाव जो होता है 8वां होता है और 12वां होता है, इनको त्रिक भाव कहते हैं। जैसे कि हमने बताया जो केंद्र भाव है और त्रिकोण भाव है सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पणफर और आपोक्लिम। आपोक्लिम ये कुछ अशुभ हैं कुछ शुभ हैं। और जैसे कि इसके पश्चात जो है त्रिक भाव है, ये त्रिक भाव जो है हमेशा ही अशुभ फल करते हैं। इनका प्रभाव जो है वो नेगेटिव ही होता है। तीनों भाव जो है अशुभ माने जाते हैं। और इसके पश्चात एक और संज्ञा आती है जैसे त्रिशराय संज्ञा है। तीसरे भाव का स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी। इन तीनों भाव के जो स्वामी हैं उन्हें त्रिशराय की संज्ञा दी। त्रिशराय, त्रि 3, षडाय षष्ठ, आय एकादश। तो ये त्रिशराय 3, 6 और 11 भावों को त्रिशराय भाव कहते हैं। और कुंडली में एक और चीज है कि जैसे कुंडली का जो 8वां भाव है इसको आयु स्थान कहा गया। आयु स्थान ये मृत्यु का स्थान है। और 8वें से 8वां तीसरा स्थान, इसको भी आयु का स्थान कहा गया। और जैसे कि आयु का स्थान है और आयु के स्थान से 12वां भाव जो है क्या हो गया, आयु का व्यय करने वाला। आयु का व्यय कौन करता है, आयु के 12वां भाव। तो जो 12वां भाव व्यय स्थान है तो ये आयु का व्यय कर रहा है, तो इसीलिए इसको मार्ग की संज्ञा दी गई सप्तम भाव को। और उसी प्रकार अष्टम से अष्टम तृतीय भाव,
ये भी आयु का माना जाता है। तो इस आयु का व्यय कौन कर रहा है? द्वितीय भाव। ये भी 12वां हुआ, तीसरे का 12वां द्वितीय भाव। तो इसीलिए इस भाव को संज्ञा दी गई मारक की। तो इसलिए कुंडली के आयु भाव 8वां और तीसरा, और मारक स्थान जो माने जाते हैं वो 7वां और दूसरा। ये दो स्थान जो है इनको मारक की संज्ञा दी गई है, इनको मारक स्थान माना जाता है। ये दोनों ही भाव जो है मारक माने जाते हैं। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कुंडली के 12 भावों और इनके कारकों की संज्ञा भी हुई। और जैसे ये है वही परिपाटी है, यहाँ पे त्रिषडाय चतुशस्त्र है, जैसे 4-8 को कहा जाता है। और बाकी वही है, उपचय और अनुपचय भाव हैं। तो इनका भी एक है कि देखिए जैसे कि आप याद रखने के लिए एक ट्रिक ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो बुध की और शनि की जो राशियां हैं, जैसे बुध की कौन सी राशियां हैं? तीसरी, छठी, और शनि की है 10वीं और 11वीं। तो ये जो राशियां हैं इनको आप उपचय भाव मान सकते हैं, और बाकी जो बचे वो अनुपचय भाव। तो इसीलिए इस चीज को याद रखने के लिए आप इस तरह से भी वो कर सकते हैं। अब देखिए ये लगन की संज्ञा है। देखो लगन की संज्ञा है, इसमें उसी कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या है कि ये देखिए जैसे कि क्रम है 1 से लेकर 12 तक का, 12 राशियां मान सकते हैं इनको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जैसे कि ये मेष राशि है, तो इसमें मेष राशि जो है वो चर राशि है। इनका क्रम इस तरह से है, जो चर राशियां हैं उसमें 1 4 7 10, ये जो केंद्र संज्ञा है ये जो चर राशि है। अब इस तरह से याद रख सकते हो, मेष राशि जो है वो चर है, वृष राशि स्थिर राशि है, और मिथुन राशि ये द्विस्वभाव है। राशियों के क्रम जो है 3 तरह से है, और एक चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्विस्वभाव। तो इसी क्रम में आगे उसी क्रम में चलते जाएंगे। जैसे मेष राशि चर राशि है, वृषभ राशि स्थिर राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। फिर उसके पश्चात फिर से सुनो, जैसे उसी क्रम में आए, कर्क राशि चर राशि है, सिंह राशि स्थिर राशि है, और कन्या राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। और जैसे कि यहाँ तुला राशि है, तुला राशि जो है वो चर राशि है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि मानी जाती है, और जो है धनु राशि को द्विस्वभाव राशि माना जाता है। और उसी क्रम में फिर से जैसे कि मकर राशि है, मकर राशि को चर राशि माना जाता है, और जो कुंभ राशि है वो स्थिर राशि है, और जो मीन राशि है वो द्विस्वभाव राशि है। तो देखिए जैसे कि मेष, कर्क, तुला, मकर, ये 4 राशियां जो है वो चर राशियां हैं, इनको चर राशि की संज्ञा है। और दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं, ये 4 राशियां जो है इनको स्थिर की संज्ञा दी गई। और जैसे कि 3 है, बुध और शुक्र की राशियां, इनको द्विस्वभाव राशियां माना जाता है, बुध और शुक्र की राशि। जैसे कि तीसरी राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, इसको द्विस्वभाव की संज्ञा दी गई। तो जो चर राशियां हैं, चर राशियों में हमेशा क्या रहता है कि इन राशियों में जो जातक होता है इसका यूज बहुत सी जगह किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए मान सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, यदि वो मेष राशि का है
तो एक जगह बैठ के काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको हमेशा चला रहना ज़्यादा पसंद रहेगा। वो एक बिजनेस या एक काम में भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, हमेशा चलायमान रहेगा। और जो स्थिर राशि का जातक रहेगा उसको हर जगह बार बार भटकना अच्छा नहीं लगता, वो स्थिर रह के काम करना ज़्यादा पसंद करता है। और जो द्विज स्वभाव राशियां हैं उनके जातक जो है कई बार डबल माइंड रहते हैं, ये करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, मतलब इस तरह की स्थिति रहती है। तो इसका यूज़ आगे बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसे कि हमने चर स्थिर द्विस्वभाव को किया, ये देखिए जैसे वैसे ही जैसे चर राशियां हैं, जो मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है, ये चर राशियां हैं। और आगे कुंभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, और जो कुंभ राशि है ये जो है स्थिर राशियां मानी जाती हैं। और द्विस्वभाव राशियां जैसे 3, 6, 9 और 12, जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो है बुध और जो बृहस्पति की राशियां हैं उनको द्विस्वभाव राशियां माना जाता है। और उसी क्रम में हम आगे चलेंगे। जैसे कि योग कारक ग्रहों की बात करते हैं कि योग कारक ग्रह क्या होते हैं, योग कारक ग्रह किस तरह से होते हैं। तो इसको भी कुंडली के माध्यम से ही घटित करते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह जो है, जैसे कि एक कुंडली के माध्यम से इसको घटाते हैं, एक मिनट। देखिए जैसे ये कुंडली है, ये मेष लगन की कुंडली है, और इसमें जो है योग कारक ग्रह की संज्ञा किन्हें दी जाती है। देखिए जो मेष लगन है उसमें योग कारक ग्रह जो है सूर्य माना जाता है। सूर्य जो है मेष लगन में योग कारक ग्रह माना जाता है। योग कारक ग्रह क्या होते हैं, जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, जो एक ग्रह जो है वो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो। अब दो ग्रह हैं हमारे पास, जैसे कि सूर्य है और चंद्रमा है, तो सूर्य की भी एक राशि है सिंह राशि, और चंद्रमा की भी एक राशि है जैसे कर्क राशि चंद्रमा की। तो इसमें क्या है कि जब भी ये दोनों ग्रह ये कारकत्व लेते, जैसे या पंचम त्रिकोण सबसे शुभ माने जाते हैं, तो त्रिकोण भाव के जब भी यह स्वामी होंगे तो ये योग कारक माने जाते हैं। और बाकी ग्रहों की दो दो राशियां हैं, और जब भी उन दोनों ग्रहों की राशियां केंद्र या त्रिकोण में पड़ेंगी, जिस भी ग्रह की राशि केंद्र या त्रिकोण में पड़ेगी, जैसे केंद्र भाव है ये 4 केंद्र हैं और त्रिकोण ये 2 हैं, जब भी कोई एक ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो जैसे ही केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होगा तो वह योग कारक माना जाएगा। तो देखते हैं इसी क्रम में, जैसे कि ये है मेष लगन, मेष लगन है, तो मेष लगन में जो है सूर्य को योग कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव का स्वामी होकर सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है, तो हम मान सकते हैं कि मेष लगन में सूर्य योग कारक है, सूर्य को योग कारक मानेंगे। और उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो एक मिनट, जैसे कि 6 बजे का ले लेते हैं। देखिए जैसे इसमें जैसे वृष लगन आता है, तो वृष लगन की कुंडली में शनि को योग कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है इस कुंडली में
नवम और दसम भाव दोनों भावों का कारकत्व रखता है। तो नवम भाव त्रिकोण स्थान है और दसम भाव जो है वो केंद्र स्थान है। तो इस कुंडली में शनि कहीं भी बैठे हों उनको योग कारक माना जाएगा। जैसे कि शनि यहाँ पे लाभ स्थान में बैठे हैं केतु के साथ, तो यहाँ पे शनि योग कारक हो जाते हैं। लाभ स्थान में शनि बैठकर भाग्य स्थान और कर्म स्थान का कारकत्व ले रहे हैं, तो इसीलिए वृष लगन में शनि को योग कारक माना जाता है। और इसी क्रम में अगर आगे चलें तो ये देखिए, ये मिथुन लगन। तो मिथुन लगन की जो कुंडली है, मिथुन लगन में क्या है, बुध को योग कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बुध लगन के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के, चतुर्थ स्थान और लगन के स्वामी बुध बन जाते हैं। इसीलिए मिथुन लगन में बुध योग कारक माने जाते हैं। और बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं कुंडली के लाभ स्थान। तो लाभ स्थान में बुध बैठ के केंद्र के स्वामी हुए और चौथे भाग के, केंद्र को त्रिकोण की संज्ञा है और चौथे स्थान को केंद्र की, तो इसीलिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके बुध जो है लाभ स्थान में बैठा है। इसीलिए इस भाव को, इस ग्रह को, जैसे कि मिथुन लगन है, इसमें बुध को योग कारक माना जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कर्क लगन की। देखिए, कर्क लगन जो है, कर्क लगन में मंगल को योग कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है कर्क लगन में पंचम स्थान जो है वो त्रिकोण स्थान है और दसम स्थान जो है वो केंद्र स्थान है। तो मंगल कर्क लगन में पंचम और दसम भाव के कारक माने गए। और मंगल बैठे कहाँ है? मंगल बैठे भी दसम भाव में है। तो इस कुंडली में जो है मंगल पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में स्थित है और यह योग कारक, इस कुंडली कर्क लगन में मंगल योग कारक ग्रह हुए। अब बात करते हैं सिंह लगन की। जो सिंह लगन है, सिंह लगन में जो है, सिंह लगन में भी मंगल ही वो कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मंगल जो है चतुर्थ स्थान का कारक है, चौथे भाव का कारक है, फोर्थ हाउस का कारक है और नाइन्थ हाउस का कारक है। यहाँ पे मंगल फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का कारक होके नाइन्थ हाउस में ही स्थित है, तो इसीलिए मंगल यहाँ पे योग कारक हो जाता है। तो सिंह लगन वालों के लिए मंगल योग कारक है। और इसके पश्चात बात करते हैं कन्या लगन की। ये जो कन्या लगन है, कन्या लगन में बुध को ही योग कारक माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे बुध जो है केंद्र का स्वामी है। बुध की कन्या राशि जो है केंद्र में लगन में पड़ी है, तो ये त्रिकोण स्थान हो गया। और दूसरी राशि कर्म स्थान में है, मिथुन राशि, तो ये केंद्र हो गया। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध जो है वो योग कारक होता है। तो इसीलिए बुध कहाँ पे बैठे हैं? बुध जो है अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए, इस कुंडली में बुध अष्टम भाव में बैठकर भी योग कारक है। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए बुध का जो फल रहेगा वो बहुत खराब नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो है केंद्र का स्वामी है और कर्म स्थान का स्वामी है। तो इसीलिए ये योग कारक हो गया।
बुध जो है अष्टम में बैठ करके केंद्र त्रिकोण का स्वामी हुआ, तो कन्या लगन के लिए बुध योग कारक होता है। कन्या लगन के बाद हम बात करते हैं तुला लगन की। तो तुला लगन में देखिए, तुला लगन, तुला लगन में कौन ग्रह योग कारक होता है? देखिए, तुला लगन में शनि को योग कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है, शनि की कौन सी राशियां हैं? मकर और कुंभ, और वो दोनों राशियां एक केंद्र स्थान में है, मकर राशि, और कुंभ राशि जो है वो त्रिकोण स्थान में पड़ जाती है। तो तुला लगन वालों के लिए मकर और कुंभ का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का स्वामी शनि बन जाता है, और शनि तुला लगन में योग कारक होता है। तो आप ऐसे भी मान सकते हो, ऐसा भी समझने के लिए कि शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, जैसे कि शुक्र की राशि है वृश्चिक और दूसरी राशि है तुला, तो शुक्र की राशियों में शनि योग कारक होता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। देखिए, ये है कुंडली का। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में चंद्रमा को योग कारक माना गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की एक राशि है, और चंद्रमा की ये राशि भाग्य स्थान में पड़ती है, इसीलिए चंद्रमा को इस कुंडली में, वृश्चिक लगन की कुंडली में योग कारक माना गया। और चंद्रमा बैठे कहाँ हैं? चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी हुए, अर्थात त्रिकोण के स्वामी हुए। इनकी एक ही राशि है, त्रिकोण में पड़ी हुई है, इसीलिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा को, मून को योग कारक माना जाता है। और इसके पश्चात हम धनु लगन की बात करेंगे। देखिए, धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन में जो है जुपिटर को योग कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, धनु लगन में बृहस्पति जो है लगन के स्वामी है, धनु राशि जो है लगन में पड़ती है, और दूसरी राशि बृहस्पति की जो है वो मीन राशि है, वो कहाँ पड़ती है? चौथे भाव में। तो लगन जो हो गया त्रिकोण हो गया, और चौथा भाव जो हो गया वो केंद्र हो गया, और केंद्र त्रिकोण का संबंध जो है वो योग कारक हो गया। और गुरु बैठे कहाँ हैं? केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके लगन में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पे गुरु का फल और भी शुभ हो जाता है। इस लगन में गुरु जो है योग कारक माने जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बाद करते हैं मकर लगन की। जो मकर लगन है, मकर लगन में योग कारक जो है कौन ग्रह होता है? मकर लगन में योग कारक शुक्र हो जाते हैं, क्योंकि मकर लगन वालों के लिए शुक्र जो है त्रिकोण, पंचम भाव, पंचम भाव में शुक्र की वृषभ राशि आती है, और केंद्र स्थान जो कर्म स्थान है, कर्म स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है। तो इसलिए जो है शुक्र मकर लगन वालों के लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं, और खुद कहाँ बैठे हैं शुक्र जो है? वीनस षष्ठ भाव में। यहाँ पे छठे भाव में होते हुए भी वीनस जो है योग कारक माने गए, क्योंकि यह पांचवें और 10वें भाव के स्वामी, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, जिस कारण जो है इन
मकर लगन वालों के लिए शुक्र को योग कारक माना गया। और मकर लगन के बाद बात आती है कुंभ लगन की। तो जो कुंभ लगन का है, देखिए कुंभ लगन, एक मिनट, देखिए ये है कुंभ लगन। तो कुंभ लगन में क्या है, कुंभ लगन वालों के लिए भी शुक्र ही योग कारक होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए शुक्र की जो पहली राशि है वृषभ, वृष राशि जो है टॉरस, वो चतुर्थ स्थान में आ रही, चौथे भाव में आ रही है, फोर्थ हाउस में आ रही है। और दूसरी जो राशि है वो नाइन्थ हाउस में, भाग्य स्थान में पड़ रही है। तो शुक्र कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो गए, और कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र योग कारक माने जाते हैं। और इसमें शुक्र कहाँ के स्वामी हुए, शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये और भी अधिक शुभ हो जाते हैं। और कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र को योग कारक माना गया। आगे बात आती है मीन लगन की। आगे बात आती है मीन लगन की। देखिए जो मीन लगन है, आगे बात आती है मीन लगन की। तो मीन लगन वालों के लिए यहाँ पे बृहस्पति योग कारक हो जाते हैं। बृहस्पति योग कारक है मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन में क्या है कि बृहस्पति केंद्र के स्वामी है। 9वीं राशि जो है बृहस्पति की कर्म स्थान में 10वें भाव में पड़ती है, और 12वीं राशि मीन राशि केंद्र में है, लगन में है। तो लगन जो है त्रिकोण हो गया और 10वां भाव जो है वो केंद्र हो गया। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा है, और बृहस्पति खुद कर्म स्थान में बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति का संबंध जो है वो योग कारक माना गया, और मीन लगन के लिए बृहस्पति ही योग कारक हुए। तो ये थी योग कारक की इनकी संज्ञाएं। तो इसी तरह से आगे बात करते हैं जैसे अकारक ग्रहों की, कि कुंडली में कौन से ग्रह जो है वो अकारक होते हैं। तो अकारक जो ग्रह हैं, अकारक ग्रहों की जो बात है, वो जो भी ग्रह जो है वो 3, 6, 8, 11 भावों में से किन्हीं 2 भावों के स्वामी हैं होते हैं, उसे अकारक कहा जाता है। कैसे, जैसे कि ये है, जैसे मीन लगन है, तो मीन लगन में कौन अकारक है, इसमें शुक्र को अकारक माना जाता है। कैसे, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए मेष लगन जो है, मेष लगन वालों के लिए बुध आकारक होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है किन भावों का स्वामी होता है, बुध जो है 6ठे भाव का स्वामी है और दूसरे तीसरे भाव का स्वामी। इस भाव की त्रिश्राय संज्ञा होती है और ये भाव त्रिक है, तो इसीलिए इन भावों में के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो अकारक माने जाते हैं। जब भी कोई भी ग्रह जो है दोनों शुभ भावों का स्वामी होता है तो उसे अकारक माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बुध जो है तीसरे भाव का, तीसरा भाव त्रिश्राय है और छठा भाव जो है त्रिक कहा जाता है, तो इन दोनों भावों का स्वामी बुध हो गया। तो इस भाव में भले ही बुध लगन में बैठा हुआ है पर बुध को अकारक माना जाएगा। और
इसके बाद बात करते हैं वृषभ लग्न की। देखिए ये है वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न वालों के लिए गुरु आकारक माने जाते हैं। कैसे? क्योंकि गुरु यहाँ पे, गुरु का क्या है कि गुरु यहाँ पे अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी हो गए। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो है ये भी त्रिक है, त्रिक भाव की संज्ञा अष्टम की, और 11वां भाव इसकी त्रिशलाय की संज्ञा है। दोनों अशुभ भावों के स्वामी बृहस्पति यहाँ पे हो जाते हैं वृषभ लग्न में। तो इसीलिए बृहस्पति को इसमें आकारक माना गया। और वैसे ही बात करें यदि मिथुन लग्न की, तो देखिए बात करें मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो आकारक ग्रह हो जाते हैं। यहाँ पे मिथुन लग्न के लिए कौन आकारक है? मंगल। क्योंकि मंगल का क्या है, यहाँ पे मंगल की दोनों राशियां जो है, पहली राशि मंगल की 11वें भाव में त्रिशला स्थान है, और दूसरी राशि मंगल की कहाँ गई? षष्ठ भाव में, ये त्रिक है, वही स्थिति बनी। तो जब भी वही स्थिति है कि जब भी किसी ग्रह की दोनों राशियां खराब भाव में पड़ती हैं तो क्या माना जाता है? आकारक माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कर्क लग्न की। तो देखिए कर्क लग्न में जो है बुध को आकारक माना जाता है। इसमें बुध कैसे आकारक हुए? देखिए बुध जो है इसमें कहाँ के हैं? एक तो द्वादश भाव का स्वामी बुध है, और दूसरा कहाँ का स्वामी है? दूसरा जो है तीसरे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बुध की पहली राशि जो है वो द्वादश में चली गई, जिसे त्रिक की संज्ञा है, और दूसरी राशि त्रिषणा है, तीसरे भाव में है। तो इसीलिए कर्क लग्न वालों के लिए बुध को आकारक माना गया। और बुध के बाद बारी आती है सिंह लग्न की। बात करते हैं तो सिंह लग्न में जो है, सिंह लग्न में शनि को आकारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए शनि कहाँ का स्वामी हो जाता है? शनि सिंह लग्न वालों के लिए छठे भाव का स्वामी है, जिसको त्रिक की संज्ञा है जिसकी, और 7वें भाव का स्वामी है। 7वां भाव कौन सा है? इसको मार्ग स्थान भी कहते हैं। तो ये भी दोनों अशुभ भावों के स्वामी हो गया शनि यहाँ पे। और शनि खुद कहाँ बैठा है? शनि बैठा है अष्टम भाव। तो यहाँ पे सिंह लग्न के जातकों के लिए शनि जो है वो आकारक माना जाता है। और इसके बाद सिंह के बाद बात करते हैं कन्या लग्न की। तो जो कन्या लग्न है, कन्या लग्न वालों के लिए मंगल आकारक माना जाता है। मंगल जो है कन्या लग्न वालों के लिए आकारक है। मंगल कहाँ है? मंगल की देखो पहली राशि तो अष्टम भाव में है, और वहीं पे ही मंगल भी बैठे हुए हैं। अष्टम भाव जो है वो त्रिक स्थान है, और दूसरी राशि मंगल की जो पड़ती है वो त्रिकोण में है। तो त्रिकोण में नहीं, त्रिषणाय में है, जैसे कि तृतीय भाव में है। तो यहाँ भी मंगल जो है दोनों अशुभ भावों के स्वामी हो जाते हैं, त्रिक और त्रिषणाय के। इसीलिए मंगल को कन्या लग्न में क्या माना गया? आकारक माना गया। और उसके बाद बात करते हैं हम तुला लग्न की। तो तुला लग्न में जो है देखिए यह तुला लग्न। तो तुला लग्न में किसे आकारक माना जाता है? तुला लग्न में गुरु को आकारक माना जाता है। बृहस्पति जो है, जुपिटर तुला लग्न में आकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बृहस्पति की दोनों राशियां, पहली धनु राशि है जो तीसरे भाव में है, अर्थात इसमें त्रिषणाय में है, तीसरे भाव में है, त्रिषणाय में है। तो इसलिए जो है इसको अशुभ माना गया। और दूसरी राशि छठे भाव में है, त्रिक में आ जाती है। तो बृहस्पति तुला लग्न वालों के लिए अकारक होता है।
क्योंकि दोनों राशियां पाप स्थान में आ गई, तो यहाँ पे बृहस्पति को अकारक माना जाता है तुला लगन में। और तुला लगन के बाद यदि वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए अकारक होता है बुध। क्यों? क्योंकि इसमें बुध की दोनों राशियां, पहली राशि कौन है? मिथुन, अष्टम भाव में स्थित है, और दूसरी राशि लगन में स्थित है। नहीं सॉरी, पहली राशि जो है वो अष्टम भाव में है, कन्या राशि, और दूसरी राशि, पहली राशि मिथुन जो है वो अष्टम भाव में है, और दूसरी राशि कन्या जो है वो एकादश भाव में है, अर्थात 11वें भाव में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी अष्टम भाव त्रिक स्थान है और 11वां भाव जो त्रिश्राय है, तो दोनों राशियां यहाँ भी अशुभ हो जाती हैं। तो इसीलिए वृश्चिक लगन में बुध जो है वो अकारक माने गए। अब इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की। देखिए यह धनु राशि, तो धनु लगन जो है, धनु लगन वालों के लिए शुक्र जो है अकारक माने जाते हैं। इसमें कारकत्व नहीं होता, यह बलि नहीं होती। तो शुक्र यहाँ पे किन भावों के स्वामी है? देखिए शुक्र यहाँ पे पहली राशि शुक्र की जो है वो वृषभ है, वो पड़ती है 6ठे भाव में, त्रिक स्थान में, और दूसरी राशि है तुला, वो पड़ गई 11वें भाव में। तो इसीलिए दोनों ही राशियां शुभ स्थान में पड़ने के कारण धनु लगन में जो है शुक्र अकारक माने गए। अब देखिए मकर लगन, ये है मकर लगन। मकर लगन में बृहस्पति को अकारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति जो है, एक तो 12वें भाव के स्वामी हो गए, धनु राशि 12वें भाव में पड़ती है, तो ये त्रिक स्थान है, और दूसरी जो राशि है वो तीसरे भाव में पड़ती है, ये भी अशुभ स्थान है, त्रिश्राय है। तो इसीलिए मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति जो है अकारक हुए। और मकर लगन के बाद बात करते हैं कुंभ लगन की। तो देखिए कुंभ लगन, और कुंभ लगन वालों के लिए कौन अकारक होते हैं? कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रमा को अकारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क राशि, और वो यहाँ पे पड़ जाती है 6ठे भाव में, रोग स्थान में, त्रिक में। तो इसीलिए कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रमा को अकारक माना गया। कुंभ लगन वालों के लिए अकारक कौन होता है? वो है चंद्रमा। और कुंभ लगन वालों के लिए अकारक चंद्रमा को माना गया। और कुंभ लगन के बाद बात आती है मीन लगन की। तो देखिए है मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए कौन सा ग्रह अकारक है? तो देखिए मीन लगन वालों के लिए शुक्र अकारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीन लगन में शुक्र किन भावों के स्वामी हैं? शुक्र की पहली राशि जो है वृषभ राशि, तीसरे भाव में पड़ी है यहाँ पे, जिसे त्रिश्राय कहते हैं, और दूसरी राशि 8वें भाव में है, त्रिक स्थान। तो यहाँ मीन लगन वालों के लिए शुक्र की दोनों ही राशियां अशुभ स्थान में पड़ने के कारण शुक्र को मीन लगन में अशुभ कारक माना गया, अर्थात अकारक माना गया। ये अकारक ग्रह का मतलब है कि फल देने में समर्थ नहीं होते,
इनका फल जो है शुभ भाव में होते हुए भी अच्छा नहीं माना जाता, बहुत अच्छा नहीं दे पाते। तो ये थी योग कारक ग्रह और अकारक ग्रहों की संज्ञा, कि किस लगन में कौन सा जो ग्रह है वो योग कारक है और किस लगन में कौन सा ग्रह अकारक होता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा ज्योतिष के बारे में, जैसे कि मूल रूप से ज्योतिष के 3 स्तंभों के बारे में, जैसे राशि, भाव और ग्रह, इनके बारे में पढ़ा, और भावों की संज्ञाएं, किन भावों से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, और योग कारक ग्रहों के बारे में, योग कारक ग्रह क्या होते हैं और अकारक ग्रह क्या होते हैं। तो आगे, तो इसलिए आप इनको आगे तैयार करके लाइए, और आगे हम अगले चैप्टर में अगली चीज़ों को वो करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं।